बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोपों के दहाने बंद करो, जंग की रिवायात दफन कर दो, नफरत का ये बाजार बंद करो, इंसान को इंसान बनाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काजिम और आज जो मेरे हाथ में एक किताब है, द 50 बैटल्स दैट चेंज द वर्ल्ड। 50 ऐसी जंगें जिन्होंने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। आखिर ये कौन सी 50 ऐसी जंगें हैं जिन्होंने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। इस किताब के अंदर अरबों का तसल्लुत के अंदर अरबों की जंग भी मौजूद है। इस किताब के अंदर अंग्रेज़ों की जंग भी मौजूद है। इस किताब के अंदर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ की जंग भी मौजूद है। इस किताब के अंदर 50 दुनिया भर की जंगें मौजूद हैं, चाहे वो मुसलमान वाली जंग हो या ईसाई वाली जंग हो। इस किताब के अंदर एक ख़ास बात, ये एक अजीब-सी बात मुझे नज़र आई कि जब ये ऑथर यानी विलियम वेयर जब मुसलमानों पे या मुसलमानों के तसल्लुत पे बात करता है तो यहाँ पे इस्लाम को लेके आता है। लेकिन जब ये ईसाई यानी कि अंग्रेज़ों की जंग पे बात करता है तो ये क्रिश्चियन रिपब्लिक को लेके नहीं आता है, ईसाइयों का इसमें ज़िक्र नहीं करता है। और इसी किताब के ऊपर बात करने के लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर उमैर अहमद को, और उन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर मास्टर्स किया हुआ है, वो भी स्टैनफोर्ड से। डॉक्टर उमैर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप क्रिसेंट पर्सपेक्टिव्स के स्टूडियो में आए। आपने इस किताब का इंतखाब तो ज़ाहिर-सी बात है इसी वजह से किया होगा कि आपने मिलिट्री के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है। अगर इस किताब के हवाले से अगर हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहें कि इस किताब के अंदर क्या है, 50 ऐसी जंगें जिन्होंने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया, जैसे कि इसमें अरबों का तसल्लुत, अरब ने जो है वो अरब जो है वो पर्शिया में आया, पर्शिया जो है वो पहले जो है पर्शियन रिपब्लिक यानी ज़रतुश था, अब पूरा का पूरा मुसलमान हो गया। फिर किस तरीके से स्पेन तक गए, फिर वापस स्पेन से वापस पीछे आए। फिर किस तरीके से सलीबी जंगों का इस किताब के अंदर ज़िक्र किया जा रहा है। फिर मैंने आपसे सवाल किया कि अगर इस किताब के हवाले से अगर आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहें या कुछ क्या बहुत कुछ बताना चाहें तो आप बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया काज़िम, मुझे इनवाइट करने के लिए और इस किताब पे गुफ्तगू करने का मौका देने के लिए। ये जो किताब है 50 बैटल्स दैट चेंज द वर्ल्ड, विलियम बियर ने लिखी है। और विलियम बियर जो है वो इस एतबार से मुनफ़रिद हैं कि उन्होंने एक पूरी सीरीज़ लिखी है इस तरह की किताबों की, जिसमें 50 50 वेपन्स, लीडर्स दैट चेंज द वर्ल्ड, 50 50 वेपन्स वेपन्स। दैट चेंज द वर्ल्ड। तो मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर, अस्करी तारीख के अंदर ये सवाल हमेशा बहुत अहमियत का हामिल रहा है कि किसी भी जंग का असर क्या पड़ता है? यानी एक जंग जो है वो एक इवेंट तो है, लेकिन वो इवेंट किस तरह से चीज़ों को अचीव करता है। जो दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री थ्योरिस्ट गुज़रा है, कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़, उसने ये कहा है कि वॉर इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय एथिक्स। तो अगर हम उस थ्योरी को या उस नज़रिए को सच मान लें, तो हमें ये देखना होगा कि किसी जंग से जो सियासी ऑब्जेक्टिव थे वो किस हद तक अचीव हुए। ये सवाल क्योंकि अस्करी तारीख में बुनियादी अहमियत का हामिल रहा है, तो इस मौजू पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। जिनमें सबसे मशहूर किताब कोई 1887 में एडवर्ड क्रेज़ी की 15 डिसाइसिव बैटल्स दैट चेंज। तो ये जो सवाल है कि एक डिसाइसिव बैटल क्या होती है और किस तरह वो तारीख के धारे को बदल देती है, ये असली तारीख में अहम रहा है और विलियम वियर ने उसको अपने तरीके से जवाब देने की कोशिश की। इस किताब में उन्होंने पूरी तारीख में से कोशिश की है कि 50 ऐसी जंगों का इंतखाब किया जाए। अच्छा, उर्दू में लफ्ज़ जंग, बैटल और वॉर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर बैटल का मतलब एक टाइम और स्पेस में कंस्ट्रेंट एक लड़ाई होती है, और जंग पूरी कैंपेन भी हो सकती है। जैसे दूसरी जंग अज़ीम एक पूरी जंग है, जिसमें कई बैटल्स हैं, उसमें बैटल ऑफ मिडवे है, उसमें बैटल ऑफ लियाटे गल्फ है, उसमें बैटल ऑफ स्टालिनग्राड है। वो अब मुख्तलिफ लड़ाइयाँ थी जिनसे मिल के वो पूरी दूसरी जंग अज़ीम बनी। पुराने ज़माने में जब फ़ौजें महदूद थीं अपनी हरकत के हवाले से, तो बहुत कम जंगें होती थीं जो वॉर का दर्जा हासिल करती थीं, ज़्यादातर बैटल्स पे ही कहानी रहती थी। उसके बाद ज़ाहिर है जब इंसानों ने पूरी तरह मोबिलाइज़ होना शुरू किया, एक नेशन स्टेट का तसव्वुर आया और नेशन आर्मीज़ बनी, तो फिर वॉर्स और वॉर के अंदर मुख्तलिफ बैटल्स का कॉन्सेप्ट आया। उस पूरे सफ़र को विलियम वेयर ने तय किया इसके अंदर। इस किताब की अच्छी बातें ये हैं कि इसका अंदाज़े बयान दिलचस्प है, इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकी तफ़सीलात नहीं है जो इंसान को बोर कर दें और उसको चीज़ों से उकताहट का शिकार कर दें। इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। फिर जो इनमें जंगों का चुनाव है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बुनियाद पे है कि उसने कितने असरात मुरत्तब किए। आम तौर पे जब आप डिसाइसिव बैटल्स का इंतख़ाब कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक बायस आ जाता है, एक ताज्जुब आ जाता है कि आप उन जंगों को जिनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग लड़ते हुए रहे या बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, उनको आप डिसाइसिव समझना शुरू कर देते हैं। इस पिटफॉल को विलियम वेयर ने अवॉइड किया है और ऐसी जंगों का इंतखाब किया है या ऐसी लड़ाइयों का इंतखाब किया है, अगर हम बैटल को लड़ाई में तर्जुमा कर लें, ऐसी लड़ाइयों का इंतखाब किया है जो अ, कमतर दर्जे पे होने के बावजूद जिनका तासुर जो है वो इंसानी तारीख पे बहुत गहरा रहा।
अब हम आते हैं उस नुक्ते की जानिब जो आपने अपने तारुफ में उठाया कि जब ये बात करता है इस्लाम की तो बतौर मज़हब बात करता है, और जब ये मगरिब में जाता है तो देखिए जो मॉडर्न आर्ट है उसके अंदर वेस्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ये क्योंकि एक वेस्टर्न राइटर है तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एज अ हॉलमार्क लेता है, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ जितनी सिविलाइजेशन होती है उनको अदर करता है, इसे अदराइजेशन कहा जाता है। तो वो उनको अदर के तौर पर ट्रीट करता है, जिसमें इस्लामिक सिविलाइजेशन भी है, जिसमें बारबैरिक सिविलाइजेशन में। तो ये उसका एक कुदरती बायस है कि उसके ख्याल में वेस्टर्न सिविलाइजेशन दुनिया में जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, साइंसी इजादात हुई हैं, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की वजह से हुई हैं, और उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी थी। तो उसके खिलाफ जितने भी खतरात उठे उनको वो दूसरे ज़ाविये से ट्रीट करता है। तो उसमें इस्लाम का आना भी इसीलिए, इसमें जब वो बैटल ऑफ टूर्स की बात करता है जिसमें अब्दुर्रहमान अल दाखिल की जंग होती है फ्रैंक मार्टल से, या इसी तरह जब वो बात करता है बैटल सीज ऑफ वियना की जिसमें सुलेमान अली शान आखिरी दफ़ा यूरोप के मरकज़ तक पहुँचे थे, तो वो उन चीज़ों को बतौर टर्निंग पॉइंट्स देता है कि इस वक़्त मग़रिब बच गया। यानी इस्लामी यलगार अगर इससे आगे चली जाती, तो फिर मग़रबी जो तहज़ीब है वो ना बच पाती। जो जदीद पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ हैं या जदीद हिस्टोरियन स्टडीज़ है वो इस व्यू से इत्तफ़ाक़ नहीं करती कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये याद रखिए कि अगर हम इल्म की ट्रेडिशन को देखें तो जो नॉलेज है वो इनिशियली सामने आया मिस्री तहज़ीब के अंदर, मिस्री तहज़ीब से फिर वो यूनानी तहज़ीब, फिर रोमन तहज़ीब, फिर यूरोप की जब डार्क एजेस शुरू हुए, तो तमाम साइंसी प्रोग्रेस तो इस्लामिक वर्ल्ड में हो रही थी, ईरान में हो रही थी, बगदाद के अंदर हो रही थी, सेंट्रल एशिया में हो रही थी, स्पेन में जो उंदलस था उसमें हो रही थी। और फिर रेनेसाँ होता है, और फिर मगरिब के अंदर दोबारा से इटली के रेनेसाँ के बाद चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन ये जो मगरबी मुसन्निफ़ीन हैं जिसमें विलियम बियर शामिल है, वो अपने ताज्जुब की वजह से ये व्यू लेते हैं कि डार्क एजेस के बाद दोबारा मगरिब में इल्म, इसीलिए उनको डार्क एजेस कहा जाता है, हालाँकि वो डार्क एजेस नहीं थी। उसके बाद मगरिब ने दोबारा अपनी सियादत सँभाली इल्म की, और फिर वो दोबारा से आगे आ गया, और फिर उसने दोबारा इस चीज़ को वो करना शुरू किया। तो मगरबी तहज़ीब को क्योंकि वो बतौर तहज़ीब के बेस्टियन के लेते हैं, तो उसके ऊपर आने वाले हमलों को उसी तरह डिस्कस करते हैं। अगर आप इस ताज्जुब के अलावा इस किताब को देखें, तो ये एक उम्दा किताब है। इस किताब की इशाअत भी बड़ी अच्छे तरीके से हुई है। फिर इसमें जो हर लड़ाई है, उसको 2 से 3 सफ़ों के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें आपको बताया जाता है कि उसमें मेन एक्टर्स कौन थे, दोनों तरफ कौन से लोग लड़ रहे थे। फिर इसमें अहम बात ये है कि वो बजाय उस लड़ाई की तफ़सीलात में जाने के, गैर ज़रूरी तफ़सीलात में, उसकी बुनियादी तफ़सीलात बताने के बाद आपको ये बताते हैं कि उसका तारीख़ पे असर क्या मुरत्तब किया, वो क्यों अहम है, उसका इंतख़ाब क्यों किया गया। जब भी आप इस तरह के इंतख़ाबात करते हैं, तो आपकी जो इंतख़ाब करने की सलाहियत है, वो ज़्यादा डिस्प्ले के ऊपर होती है। तो उस एतबार से भी ये किताब बहुत उम्दा है, और हर ऐसे तालिब इल्म को जिसको सियासियात, सियासी तारीख़ या अस्करी तारीख़ पढ़ने का शौक हो, उसको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तीनों जो मैदान हैं, उनके इंटरप्ले पे काम करती है। तीनों मैदान के दरमियान में ये उभर के सामने आती है, जहाँ ये सियासत पे भी बात करते हैं, जहाँ ये तहज़ीब व तमद्दुन की तारीख़ पे भी बात करती है, यानी एंथ्रोपोलॉजिकल डोमेन में भी जाती है, और फिर मिलिटरी डोमेन के अंदर, तो मिलिट्री हिस्ट्री के डोमेन के अंदर तो ये ज़ाहिर है बुनियादी फाउंडेशन बुक है। तो ऐसे तमाम रीडर्स जो एक बुनियादी तारुफ़ लेना चाह रहे हों, और ऐसे मौज़ूआत को आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे हों, जिनके ऊपर वो बात करना चाहते हैं, जिनको पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये किताब पढ़ना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, बहुत ज़रूरी। अगर कुछ बताना चाहें कि कौन-कौन सी जंग है जिसका जो इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आया है, जैसे कि पढ़ के अरबों का ज़िक्र किया जाता है। कोई ऐसी कुछ जंगें के बारे में कुछ बताना चाहें? इसके अंदर जो बुनियादी, अगर आप इस राइटर की, जैसे मैं देख रहा था कि रूल ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी के लोगों ने जंगें कर दी। इसमें जो है ना, जो बुनियादी जंगें, अब जैसे ईरान और यूनान के दरमियान कदीम तहज़ीब में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो इसने मैराथन की जंग को बहुत अहमियत दी है। फिर ये नाइका रिबेलियन पे चला जाता है। नाइका रिबेलियन जो है, वो एक बहुत ही बुनियादी सी जंग है जो रोम के अंदर हुई थी, जिसमें रोम की सल्तनत के तबाह होने का खदशा था। अब देखिए कि उसने कदीम तहज़ीब में सिर्फ़ ये 2 जंगें चुनी हैं। उसके अलावा हमें उस दौर में बहुत कम जंगें नज़र आती हैं, जो इसने चुनी हैं, सिवाय अर्बेला के, हतीन के, या बैटल ऑफ ब्रिटेन के। तो इस तरह इसने ये भी याद ख़्याल किया है कि इसकी जो ऑर्डरिंग है वो क्रोनोलॉजिकल नहीं है, वो इम्पैक्ट के एतबार से, यानी वैसे ही है। जिस जंग ने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला वो पहले आती है, और जिस जंग ने कम इम्पैक्ट डाला वो उसके ख़्याल में बाद में आती है। तो इसमें यरमूक भी है, इसमें बैटल ऑफ अटलांटिक भी है, इसके अंदर वेलमी भी है, एड्रियानोपल भी है। तो आपको हर खित्ते के अंदर होने वाली तकरीबन जो बड़ी जंगें हैं, वो इसके अंदर आपको नज़र आती हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि
दुनिया की अस्करी तारीख ने किस तरह से शेप किया है और किस तरह हम लोगों के सामने चीज़ें हैं। सही है। डॉक्टर उमैर बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने शुक्रिया किताब के आपका। हवाले से बहुत बेहतरीन हमारी रहनुमाई करी, क्योंकि आपने तो मास्टर्स किया हुआ है मिलिट्री के ऊपर, तो मैं तो चाह रहा था कि आपसे जो है संजू पे सबसे पहले बात की जाए, फिर मिका वली पे बात की जाए, फिर हमारे खुसूसन इस सरज़मीन के जो है वो हमारे जो बड़े पता नहीं अगर मैं क्या जुमला बोलूँ कि भाई इस खिलाफ जो है बातचीत ना हो जाए कि आचार्य चाणक्य के ऊपर क्यों ना हम बात करें कि हमारे इस सरज़मीन के ऊपर पे। मिलिट्री थिंकर्स जो है वो एक अलग मौजू है हुँ, कि जो मिलिट्री थ्योरी है, देखिए एक तो मिलिट्री हिस्ट्री है जिसमें ज़ाहिर है प्रैक्टिशनर है। एक मिलिट्री थ्योरी एक मौजू है जिसमें आप उन थिंकर्स पे बात थिंकर्स करते हैं। हैं। तो मेरे ख़्याल में शायद अस्करी अमूर पे लिखने वाले सबसे इब्तदाई 2 लोग मशरिक़ में थे, एक संजू और जिसको अगर हम चीनी ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो सनज़े कहेंगे, और उसके अलावा चाणक्य जो ज़ाहिर है यहाँ पे हिंदुस्तान की सरज़मीन पे पैदा हुआ। और उसके बाद फिर जब हम मग़रिब में जाते हैं तो मिकावेली है, और फिर 2 बड़े मास्टर्स जो हैं नेपोलियन के जोमिनी और क्लॉज़विट्ज़। तो जो मॉडर्न मिलिट्री साइंस है वो तकरीबन तमाम की तमाम क्लॉज़विट्ज़ या जोमिनी किसी न किसी अंदाज़ में उनको रेफ़र करती है। फिर आप अगर बहरी तरफ चले जाएँ यानी बहरिया की तरफ तो वहाँ पे माहान है, जबकि अगर आप एयर थ्योरी पे बात करें तो दोहे है, जो इटली का एक एयर मार्शल था। तो इन लोगों ने बड़ी तवील किताबें लिखी हैं और ज़ाहिर है उसमें बहुत ही डिटेल में बहस की गई है अस्करी थ्योरी के ऊपर। और आजकल के दौर में जो ज़िंदा लोग हैं उनमें डॉक्टर मिलान विगो हैं जो मेरे भी उस्ताद थे, जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है कि जो जदीद जंग है वो किस तरह से होती है, उसकी क्या थ्योरी है, उसमें क्या मेथड्स एम्प्लॉय करने चाहिए। देखिए बहरहाल वो इस किताब का मौज़ू नहीं है, लेकिन अगर आप 50 लीडर्स दैट चेंज द वर्ल्ड पढ़ें, जो इन्हीं की किताब है विलियम वेयर की, तो उसमें आपको उन लोगों के बारे में भी सुनने को मिलेगा जो जनरल्स थे जिन्होंने अस्करी मैदान के ऊपर बहुत सी चीज़ें की और बहुत से नए तजुर्बात किए और नए इख्तिरात किए। डॉक्टर उमर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो है वो आपने बहुत बेहतरीन हमारी रहनुमाई करी। अगर आप चाहते हैं कि इस हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करें तो कमेंट के अंदर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तो हम इस मौज़ू के ऊपर दोबारा से बात कर लेंगे। अगर आपने हमारा चैनल द क्रिएशन पर्सपेक्टिव्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।